नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने 85 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। अगर बड़े नामों की इस लिस्ट में बात करते हैं तो महाराजपुर से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महाराजपुर से सतीश महाना बीजेपी की टिकट पर लड़ते दिखाई देंगे। वहीं दूसरा बड़ा नाम है आसिम अरुण। हाल ही में वीआरएस लेकर आईपीएस रहे हैं, वीआरएस लिया, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की और अब बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल हो गए हैं। कन्नौज से उम्मीदवार हैं आदित्य सिंह, कांग्रेस से आई हैं। कांग्रेस से आने के बाद बीजेपी ज्वाइन की और अब आदित्य सिंह को बीजेपी ने रायबरेली से अब टिकट दिया है। इसके बाद बात करते हैं रिया शाक्य की। तो रिया शाक्य जो है, जो सभा की जो विधायक है बिधुना से, उन्हीं की बेटी है रिया शाक्य, कि अगर समाजवादी पार्टी से इनके पिता को टिकट मिलता है तो ये सीट जो है बहुत ही रोचक होने वाली है। रोमांचक मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। बीएसपी से आए हैं रामवीर उपाध्याय, इनको भी इनाम मिला है सादाबाद से। अब बीजेपी के ये उम्मीदवार होंगे। तो इसके अलावा नितिन अग्रवाल की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से आए हैं नितिन अग्रवाल, इनको भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल किया है। हरदोई से ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और इसके अलावा और बड़े चेहरे की बात करते हैं प्रतिभा शुक्ला, इनका ये पहले से ही विधायक है, इनको अकबरपुर रनिया से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा और अगर नामों की बात करें तो नीलिमा कटियार, ये कल्याणपुर से होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। तो ये बीजेपी के कुछ बड़े चेहरों के हम नाम बता रहे हैं। 85 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कुछ ये बड़े नाम हैं बीजेपी की तरफ से जिनको जारी किया गया है। नीलिमा कटियार पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। अभिजीत सांगा, कुछ दिन पहले ये ट्विटर पर एक ने बर्ड बोल की वजह से काफी ट्रोल भी हो गए थे, इनको बीजेपी ने टिकट दिया है बिठूर से। बिठूर से ये बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो ये तमाम बड़े नाम हैं, लगभग 9 ऐसे बड़े नाम हैं जिनको बीजेपी ने इस 85 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल किया है। और हाल ही में पुलिस कमिश्नर पद से वीआरएस लेने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी आसिम अरुण को कन्नौज सीट से टिकट दिया गया है। एक दिन पहले ही कांग्रेस इस्तीफा देने वाली आदित्य सिंह को रायबरेली सदर सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बसपा से आए रामवीर उपाध्याय को सादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को सादाबाद और हरिओम यादव, जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, उनको सिरसागंज से टिकट दिया गया है। एसपी छोड़कर बीजेपी में आए नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट मिला है। मैनपुरी से जयवीर सिंह, एटा से विपिन वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। अलीगंज से मौजूदा विधायक सत्यपाल राठौर अपनी टिकट बचाने में सफल रहे हैं। इसके साथ ही पुरवा से अनिल सिंह, कासगंज से देवेंद्र लोधी को फिर से टिकट मिला है। और अब तक बीजेपी ने अपने 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की चौथी सूची में 15 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा हाथरस समेत कई सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के टिकट काटे भी हैं। इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने एक बार फिर से ज्यादातर पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। रायबरेली से आदित्य सिंह, हाथरस से अंजुला माहौर, ये हम महिला जो प्रत्याशी हैं उनके नाम आपको बता रहे हैं। तिलहर से सलोना कुशवाहा, श्रीनगर से मंजू त्यागी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, शाहाबाद से रजनी तिवारी, संडेला से अलका अर्कवंशी, खागा से कृष्णा पासवान, नरेनी से ओम मनी वर्मा, रात से मनीषा अनुरागी, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार, अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ला, बिधुना से रिया शाक्य, इटावा से सरिता भदौरिया, छिबरामऊ से अर्चना पांडे को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की नई लिस्ट पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, बीजेपी लिस्ट जारी होने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा की गई जनसेवा का प्रसाद अब जन विश्वास के रूप में प्रकट हो रहा है। आप सभी की विजय सुनिश्चित है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने
हार्दिक बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है सभी प्रत्याशियों को कि 85 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट पे बीजेपी ने घोषित किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उन सभी को बधाई दी है और ये 85 उम्मीदवारों की जो लिस्ट इस बार जारी की गई है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और उनकी वजह से वो सीट भी काफी चर्चित हो जाती है। जैसे कि असीम अरुण की अगर हम बात कर ले तो असीम अरुण उन्होंने वीआरएस लिया, आईपीएस रहे, वीआरएस लेने के बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और कन्नौज से अब उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रायबरेली से अदिति सिंह जो लगातार चर्चा में रही, कांग्रेस में थी पहले, तब से ही उनके बागी तेवर लगातार दिखते रहे। समय समय पर वो बीजेपी की काफी तारीफ करती थी, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करती वो नजर आती थी, हमेशा कांग्रेस की जो नीति थी उससे अलग हटकर काम करती रही और फाइनली बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद उनको अच्छा इनाम भी दिया गया और इनाम ये मिला है कि अब रायबरेली से बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो लखनऊ में आज यूपी के महासंग्राम के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत से ताल ठोक दी है। बीजेपी ने लखनऊ में अपने नए वॉर रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। सीएम योगी ने विपक्ष पर वार करते हुए बताया कि आखिर प्रदेश में बीजेपी दोबारा क्यों जरूरी है। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए यूपी बीजेपी ने आज चुनावी ताल ठोकने के लिए लखनऊ में वॉर रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी ने चुनाव अभियान के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष ने बटन दबाकर प्रचार सॉन्ग लॉन्च किया। बीजेपी के वॉर रूम के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार है। सरकार ने साल 2017 से पहले जो संकल्प लिए थे उन्हें पूरा करने का काम किया। विपक्ष पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि क्यों दोबारा जरूरी है बीजेपी सरकार। जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहा था सो करके दिखाया। हमने जो कहा सो करके दिखाया। भारत की आस्था का सम्मान नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा, भव्य और दिव्य कुंभ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह भी कार्य पूरा हुआ। और काशी विश्वनाथ धाम भी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग शांति से रह रहा है। बीजेपी सरकार में प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी गई। गरीबों के आशियाने पर कोई हाथ नहीं डालता। बीजेपी सरकार में प्रदेश की माता बहनें सुरक्षित हैं। 47,716 गुंडे गिरफ्तार हुए राज्य के अंदर। माफिया के अवैध कब्जे, जो जमीन कब्जा कर लेते थे, उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का किसी ने काम किया था, योगी सरकार ने किया मित्रों। अब उस गरीब के जो कब्जा किया गुंडों से, उस पर अब गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। लखनऊ में नए वॉर रूम और पार्टी के चुनावी थीम सॉन्ग के साथ महासंग्राम 2022 के लिए बीजेपी ने तैयारियों को धार दे दी है। इस मौके पर बीजेपी ने कहा कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम किया। डबल इंजन की सरकार में गरीब महिलाओं को मकान देने का काम किया।
बीजेपी ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का काम किया। 2017 से पहले जो यूपी की माफियावाद की तस्वीर थी, उसे बीजेपी सरकार ने पूरी तरह बदल दिया। अब वंशवाद और माफिया राज नहीं, कानून का राज है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आगरा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इससे पहले जेपी नड्डा राउली महादेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेश में जीत के लिए आशीर्वाद भी मांगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा के एक दिवसीय दौरे पर रहे। आगरा पहुंचकर नड्डा ने सबसे पहले राउली महादेव मंदिर में पूजा की। राजेश्वर महादेव मंदिर आगरा का काफी प्राचीन मंदिर है। ये शिव भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। हर साल सावन के महीने में यहाँ बड़ा मेला लगता है। जेपी नड्डा ने यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की और प्रदेश में जीत का आशीर्वाद भी मांगा। जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के ब्रज क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी दिया। ताजनगरी आगरा में 40 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। पहले सत्र की बैठक में आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और फिरोजाबाद की 20 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। दूसरे सत्र में अलीगढ़, हाथरस, एटा और मैनपुरी के 20 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। आगरा में पूर्व विधायक कालीचरण सुमन बीजेपी में शामिल हो गए। बीएसपी से आरएलडी में आए थे। आरएलडी में टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस ने आज यूपी चुनाव के लिए अपना यूथ घोषणा पत्र भर्ती विधान जारी किया। राहुल और प्रियंका गांधी ने इसे जारी करते हुए भरोसा जताया कि प्रदेश में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। राहुल और प्रियंका ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है, उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म मुफ्त होंगे। साथ ही बसों और ट्रेनों में भी यात्रा फ्री होगी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा है। इस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस ने संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा बहनों के खाली सभी पदों को भरने का दावा किया है। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है, उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के मुफ्त करने का ऐलान किया है। साथ ही बस, ट्रेन यात्रा भी फ्री होगी। प्रियंका और राहुल गांधी ने मिलकर यूपी के लिए घोषणा पत्र जारी किया। ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए कई वायदे किए गए हैं, जिसमें 20 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी, महिलाओं के लिए 8 लाख सरकारी पद रिजर्व। कांग्रेस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ करेगी। परीक्षार्थियों के लिए बस, रेल यात्रा मुफ्त होगी। शिक्षकों के 1.50 लाख खाली पद भरे जाएंगे। सीड स्टार्टअप फंड के लिए 5,000 करोड़। 30 साल की कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या यूपी में आपको कोई और चेहरा दिखा है? हर जगह मेरा ही मेरा चेहरा दिख रहा है। आप चेहरा होंगी,
या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। यूपी में खुद को सीएम फेस बताने के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सीएम बनने के लिए कांग्रेस को बहुमत लाना पड़ेगा। वहीं यूपी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर अब चेहरे को लेकर आपसी कलह छिड़ गई है। कांग्रेस को 0 सीट आनी है, तो 0 सीट पे तो प्रियंका जी नहीं बनेंगी, और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, यहाँ तक कोई ब्लॉक अध्यक्ष भी उनको सीएम पद पे वो होंगी ये कहने को तैयार नहीं। तो आखिर प्रियंका जी को खुद ही कहना पड़ा कि मैं हूं ना। तो उनको ये जरूर याद रखना चाहिए कि संख्या बल से सीएम बनता है, और संख्या तो 300 के पार बीजेपी आएगी, तो सीएम तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है गांधी परिवार के अंदर भी चेहरे को लेकर भी घमासान शुरू हो गया कि कौन बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश से पलायन और सोनिया गांधी का उत्तर प्रदेश ना आना, मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर से इसका बड़ा नुकसान होने वाला है कि नेतृत्व की आपसी लड़ाई, गांधी परिवार की आपसी लड़ाई और भरोसा ना हो पाना, ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही। मुझे लगता है घोषणा पत्र ये पूरा नहीं कर सकते, इसको मूर्त रूप कांग्रेस नहीं दे सकती। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के समय भड़काऊ बयान देने वाले तौकीर रजा पर पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा अलग है, जिनका बयान है वो कांग्रेस में नहीं है। सांप्रदायिकता से पेट नहीं भरता, जाति धर्म के नाम पर वोट होगा तो विकास कैसे होगा? मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी विचारधारा अलग है, और हमारी विचारधारा ये है कि हमें प्रगति के लिए, हमें भविष्य के लिए, हमें जनता को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना है इसकी बात करें। तो हम इस ध्रुवीकरण में शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं, अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव के लिए जो युवा घोषणा पत्र जारी किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और टिकट बंटवारे में महिलाओं को 40% आरक्षण देने के बाद कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों से लेकर टीचर्स की वैकेंसी तक का बड़ा वादा किया है। अब देखना ये है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र युवाओं को लुभाने में कितना कारगर साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर एसपी और आरएलडी में गठबंधन है यूपी में, लेकिन मथुरा की मांट विधानसभा सीट पर पेच फंस गया है। आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौहवार और एसपी उम्मीदवार संजय लाठर दोनों ने नामांकन कर दिया। आरएलडी उम्मीदवार अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं एसपी उम्मीदवार का कहना है कि उन्होंने आलाकमान के कहने पर ही पर्चा भरा है और जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। यूपी में भले ही चुनाव से पहले सपा और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हुआ, लेकिन मथुरा की मार्च विधानसभा सीट पर पेच फंस गया है। यहां आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौहवार और सपा उम्मीदवार संजय लाठर दोनों ने नामांकन कर दिया है। आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौहवार पिछला चुनाव महज 432 वोटों से हार गए थे। गठबंधन के बाद मार्च सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, जिससे आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौहवार नाराज हैं। उनका साफ कहना है कि अब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के कहने पर भी नामांकन वापस नहीं लेंगे। अगर जब खुद जयंत चौधरी या उनकी पत्नी चारू चौधरी इस सीट से चुनाव लड़ें, तभी वो नामांकन वापस ले सकते हैं। मैंने उनको स्पष्ट मना किया कि जब मैं पर्चा सिंबल आपने मुझे दिया है, पर्चा दाखिल करने के बाद मैं किसी भी सूरत में पर्चा वापस नहीं लूंगा। सिर्फ एक शर्त पे ले सकता हूं, अगर वहां से जयंत चौधरी पर्चा दाखिल करना चाहते हो, चारू चौधरी लड़ना चाहती हो, तो मैं पर्चे को वापस ले सकता हूं, और किसी भी कीमत पे मैं पर्चा वापस लेने को तैयार नहीं। उनको टिकट हुआ था, बाद में हमें टिकट हो गया, दादाजी तो उनकी स्वाभाविक थी। तो क्या कोई विवाद था? टिकट बंटवारे को कोई विवाद था आपस में? कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। तो गठबंधन का मामला, कोई टिकट कटी या बटी नहीं है। पहले उनके खाते में आ गई थी, फिर हमारे खाते में आ गई। उनका अभी भी कहना यह है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने नामांकन किया, गलत किया है। नहीं, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनका समझाने पर लगा।
योगेश नहवार की स्थिति यहाँ काफी मजबूत है। वो 3 बार से लगातार चुनाव लड़कर वर्तमान विधायक को कड़ी टक्कर देते आ रहे हैं। पिछली बार महज 432 वोट से योगेश नहवार को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह लाठर अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। आरएलडी प्रत्याशी योगेश नहवार के नामांकन करने के बाद सपा से संजय लाठर ने भी नामांकन कर दिया है। संजय लाठर के नामांकन करने के साथ ही अब एसपी और आरएलडी के गठबंधन में पेच फंस गया है। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से इस पेच को सुलझाते हैं ताकि सत्ता की चाबी उनके हाथ लग सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। तो देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार पीछे हटता है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।